गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जीवीसीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे गति के नियम की। गति के नियम कितने होते हैं और किस तरीके से इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सब का एक डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गति के प्रथम नियम की, जिसको जड़त्व का नियम भी कहा गया है। और आप सब लोगों को ये पता होगा कि जड़त्व के नियम के अनुसार यह बोला जाता है कि वस्तु अपने जड़त्व को हमेशा मेंटेन रखती है, हमेशा बनाए रखती है, जब तक उसके ऊपर बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक है, अब बात यहाँ पर यह आ जाती है कि जड़त्व से हमारा क्या तात्पर्य है, जड़त्व से हम क्या समझते हैं। तो जड़त्व देखो क्या है, अगर इसको फिजिक्स के तौर पर परिभाषित किया जाए तो जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान का एक मात्रक है। जितना ज़्यादा वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास वस्तु का जड़त्व होना चाहिए। और अगर हम इसको समझने के तरीके से देखें तो हम ये मान सकते हैं वस्तु की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन का विरोध करना, वही क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान रहेगी, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, जब तक उसके ऊपर बाहरी बल ना लगाया जाए। अगर हम बाहरी बल को शून्य मान लें तो वस्तु का जड़त्व जो है वह हमेशा नियत रहेगा। अगर वह गतिमान है तो गतिमान रहने वाली है और स्थिर है तो स्थिर रहने वाली है। देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि सपोज एक वस्तु है जो कि v वेलोसिटी के साथ में, v वेग के साथ में एक निश्चित दिशा में गतिमान है, और दूसरी वस्तु को हमने क्या मान रखा है, स्थिर मान रखा है। ये दूसरी वस्तु हमारे पास स्थिर मानी गई। हमने कहा कि जब तक बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो हैं, तब तक हमारे पास जो गतिमान वस्तु है वह गतिमान रहेगी, जो स्थिर वस्तु है वह स्थिर रहेगी। अब यहाँ पर हम ये समझते हैं कि यदि वस्तु गतिमान है तो इसके पास में गतिज ऊर्जा होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, और यदि वस्तु स्थिर है तो इसकी ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्थितिज ऊर्जा के रूप में इस चीज़ को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इस नियम के हम कंक्लूजन क्या क्या लिख सकते हैं, वो कंक्लूजन देखो क्या क्या ये नियम बोलता है, इसके द्वारा क्या क्या बातें समझी जा सकती हैं। तो पहली बात हमने बोली कि जड़त्व का नियम ये बोलता है कि कण के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, जीरो होगा। कि कण के पास में ऊर्जा तो विद्यमान है लेकिन उसका कार्य कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि वस्तु के ऊपर कोई बाह्य बल कार्य ही नहीं कर रहा है, बाह्य बल अप्लाइड ही नहीं है। और अगर बल शून्य है तो वस्तु के द्वारा किया गया कार्य भी कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अब यहाँ पर हमको एक बात समझने वाली है कि कार्य और ऊर्जा को हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, किस तरह से विभेदित करते हैं। ये मानिए कि शुरुआत में हमको बोला जाता है कि वस्तु की ऊर्जा ही कार्य है या कार्य ही ऊर्जा है। हालांकि ये स्टेटमेंट काफ़ी हद तक सही है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हम देख सकते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल हमने ऐसे लिए हैं जहाँ पर वस्तु के पास में ऊर्जा तो है लेकिन उसके द्वारा कार्य कितना है, शून्य है। तो इसको ऐसे समझा जाए कि ऊर्जा का मतलब है कि यदि कोई कण इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, इस दैनिक जीवन में, इस भौतिक दुनिया में अस्तित्व में है तो उसके पीछे का कारक ऊर्जा है। अगर कण का भौतिक अस्तित्व है तो वो किस कारण से है, वो ऊर्जा की वजह से है। और जब ये ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है तो जितना पार्ट ऊर्जा का रूपांतरित हो चुका है वही कार्य है अपने आप में। जैसे हम एक एग्जांपल लें कि चलती हुई गाड़ी को आप ब्रेक लगाकर रोक देते हो, ठीक है, चलती हुई गाड़ी थी मतलब काइनेटिक एनर्जी था, आपने उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई करा, वो रुक गई, मतलब उसकी गतिज ऊर्जा काय में कन्वर्ट हुई, स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हुई। तो हमने कहा कि इस परिस्थिति के दौरान वस्तु के द्वारा कुछ ना कुछ कार्य भी किया गया होगा। और जब आगे जाकर कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ाई जाती है तो ये बोला जाता है कि कार्य एक्चुअली वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। वस्तु की गतिज ऊर्जा जितनी परिवर्तित हुई है उसी को हमने क्या कहा है, कार्य कहा है। तो ये जो आपके पास जड़त्व का नियम है, जड़त्व का नियम पहला कंक्लूजन यही देता है कि इस नियम के अनुसार वस्तु के द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, लेकिन उसके पास में कुछ ना कुछ ऊर्जा विद्यमान होगी। दूसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपके पास नियम है वह ऊर्जा रूपांतरण नियम का पालन नहीं करता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से ऊर्जा रूपांतरित नहीं होने वाली है। ठीक है भाई, ऊर्जा का रूपांतरण कब होगा, जब आप बाह्य बल लगाओगे, किसी बाह्य कारक के द्वारा, बाह्य बल के द्वारा ही ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। और यहाँ पर हमने ये बोल दिया कि बाह्य बल कितना है, शून्य है। तो अगर बल ही शून्य है तो ऊर्जा रूपांतरण का पालन भी नहीं करेगा। हालांकि ऊर्जा संरक्षण का पालन होना चाहिए क्योंकि ये ऊर्जा ये हमेशा बनी रहेगी। अगर कोई वस्तु v वेग से गतिमान है तो ये हमेशा ही v वेग से गतिमान होगी, मतलब इसकी जो गतिज ऊर्जा है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। तीसरा स्टेटमेंट हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर यदि वस्तु गतिमान है तो उसकी गति का पथ कैसा माना जाए,
तो जो गति का पथ होगा वह गति का पथ हमेशा सरल रेखीय होगा। ठीक है, वस्तु अगर v वेग से गतिमान थी तो वेग की दिशा तो परिवर्तित होने नहीं वाली है, और अगर वेग की दिशा परिवर्तित नहीं होगी तो ये हमेशा एक सीधी रेखा में गति करता हुआ माना जाएगा। तो कुल मिलाकर गति का पथ कैसा होता है? सरल रेखीय होता है। तो ये कुछ एक कॉन्क्लूजन है जो हम गति के प्रथम नियम के द्वारा या फिर जड़त्व के नियम के द्वारा व्युत्पन्न कर सकते हैं। जड़त्व का नियम ये बोलता है कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जब तक उसके ऊपर बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है। तो बाह्य बल की परिकल्पना हमने वैसे ही शून्य मान ली। स्टेटमेंट हम ये दे सकते हैं कि यहाँ पर वस्तु के पास ऊर्जा तो होती है लेकिन किया गया कार्य शून्य होता है। कार्य शून्य है इसलिए हम ऊर्जा रूपांतरण का पालन नहीं करते हैं। इस नियम के अनुसार ऊर्जा रूपांतरित नहीं हो सकती है, हालांकि ऊर्जा संरक्षण का नियम यहाँ पर वैलिड है। गति का जो पथ होगा वो हमेशा सरल रेखीय माना जाएगा। एक ही सीधी रेखा में आपके पास कण गति करता हुआ प्रतीत होगा। प्रैक्टिकली हमारे पास ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जो इस नियम का पालन करता हो। अगर हम भौतिक रूप से देखें तो भौतिक रूप से बाह्य बलों को शून्य करना इम्पॉसिबल है, ये असंभव है, क्योंकि कण कितनी ही ज़्यादा दूरी पर चले जाएं उनके पास में किसी ना किसी प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल तो हमेशा कार्य करता है। आकर्षण प्रवृत्ति का बल है तो उसको आप जीरो नहीं कर सकते हो, वो कम हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा हो सकता है, लेकिन वो शून्य नहीं होगा। तो जो गति का प्रथम नियम है, ये गति का प्रथम नियम प्रैक्टिकली हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका भौतिक रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो ये हमारे पास है गति का प्रथम नियम। इसी तरह से हम बात करते हैं, सेकंड आ जाता है हमारे पास गति का द्वितीय नियम। अब देखिए गति का द्वितीय नियम क्या बोलता है। गति का द्वितीय नियम बोलता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है। ठीक है, एक गतिशील वस्तु का संवेग जितना ज़्यादा परिवर्तित होगा, जितनी ज़्यादा दर से परिवर्तित होगा, बाह्य बल उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा लगाया जाएगा। अगर हम ये मान लें कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हमने के मान रखा है और बोल दिया के इक्वल टू कितना है 1 है, तो हम एफ लिख सकते हैं डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। इफ समय का मान बहुत ही ज़्यादा छोटा हो, 0 के बराबर आसपास हो, तो ये लिखा जा सकता है कि f इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा p बाई डेल्टा टी और f इक्वल टू डी पी बाय डी टी। ये हमारे पास बल की परिभाषा बनती है। तो द्वितीय नियम जो होता है वो एक्चुअली बल की परिभाषा को व्यक्त करता है और वो ये बोलता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर हमेशा आरोपित बाह्य बल के समानुपाती मानी गई। कैलकुलेशन करने पर हमने f लिखा dp बाय dt। अब बात आती है कि संवेग यहाँ पर क्या चीज़ है, किस प्रकार से संवेग को परिभाषित किया जाए। संवेग हमारे पास क्या प्रदर्शित करता है, तो भौतिकी के शब्दों में जो आपके पास संवेग होता है वह संवेग वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के समानुपाती होता है। सदिश राशि है। आप इसका अगर यूनिट लिखना चाहो, इसका मात्रक लिखना चाहो तो मात्रक हो जाएगा हमारे पास किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और अगर हम इसका विमीय सूत्र डायमेंशन फार्मूला लिखना चाहें तो डायमेंशन फार्मूला है हमारे पास m बल n बल t माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास जो संवेग है, संवेग की परिभाषा आपके पास क्या दी जा सकती है कि वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। संवेग एक प्रकार का सदिश राशि है। संवेग की दिशा वस्तु के वेग की दिशा के अनुरूप मानी जाती है। यूनिट की बात करोगे, द्रव्यमान किलोग्राम हो गया और जो आपके पास वेग है वो मीटर प्रति सेकंड है। विमीय सूत्र की बात करें m1l1 t-1, ये इसका विमीय सूत्र माना जाएगा। तो हम फॉर्मुलेशन लिख सकते हैं कि आपके पास जो f है दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ mv, या फिर यहाँ पर हम जाएगा m dv बाई डी टी प्लस v dm बाय डी टी। ये वस्तु के ऊपर आरोपित बल को परिभाषित करता है। बात क्लियर कि किसी भी वस्तु के द्वारा जो आरोपित बल है वह बल एक्चुअली m dv बाई डी टी प्लस v dm बाई डी टी। dv बाई डी टी वेग में परिवर्तन की दर को प्रदर्शित कर रहा है। वेग में परिवर्तन की दर हम जानते हैं त्वरण के बराबर होती है, तो इसको ma लिखा जा सकता है इंटू v dm बाय डी टी।
ठीक है, ये बल की परिभाषा होती है या बल का गणितीय समीकरण होता है। बात क्लियर। अब हम नॉर्मल्स केसेस में, जो हमारे पास दैनिक जीवन के एक नॉर्मल केसेस हैं, उनमें द्रव्यमान को अपरिवर्तित मानते हैं। हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात करते हैं कि वस्तु का जो द्रव्यमान है वो सदैव संरक्षित रहता है, वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, उत्पन्न नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। तो यदि ऐसे केसेस की बात की जाए कि हमारे पास, जैसे हमने एक स्पेसिफिक केस की बात कर ली, ऐसे केसेस जिसमें वस्तु का द्रव्यमान कैसा हो, कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट में परिवर्तन होगा नहीं। इस हिसाब से हम लिख सकते हैं dm/dt हमारे पास कितना हुआ, 0 हुआ, और F बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो अधिकतर हमारे पास जो केसेस बनते हैं, जो न्यूमेरिकल्स हमारे पास पूछे जाते हैं, उसमें हम वस्तु का बल द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर ही लिखते हैं। तो अगर परिभाषा आपसे पास पूछी जाए तो कई लोग ये परिभाषा देते हैं कि द्रव्यमान गुणा त्वरण ये बल है। जी नहीं, ये बल का एक स्पेसिफिक केस है। ठीक है, एक्चुअली बल की परिभाषा है कि वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन की दर है उसको बल के बराबर माना गया है, और जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वस्तु के पर आरोपित बल समीकरण 1 या 2 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नॉर्मल केसेस में वस्तु के द्रव्यमान को कांस्टेंट माना गया है, इसलिए वहाँ पर हम dm/dt को 0 मान लेते हैं। तो समीकरण के अनुसार F बराबर क्या निकलता है, ma निकलता है। अब कई ऐसे केसेस भी हमारे पास होते हैं जहां पर वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित हो रहा है, उसमें किसी ना किसी प्रकार का परिवर्तन आ रहा है। जैसे एग्जांपल लिया जाए कि रॉकेट का प्रणोदन है, आपके पास रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है, तो रॉकेट का ईंधन जो होगा, रॉकेट के अंदर गैसें जो भरी गई होंगी उसको बर्न किया जाएगा, उसको जलाया जाएगा, और गैसेस रॉकेट में पीछे की ओर बाहर निकलेंगी। अब गैसेस जल रही हैं, बर्न हो रही हैं, पीछे से बाहर निकल रही हैं, तो रॉकेट के द्रव्यमान में कुछ ना कुछ हमारे पास कमी आ रही है। तो उस स्थिति में रॉकेट का संपूर्ण द्रव्यमान कांस्टेंट नहीं है, वहाँ पर हमारे पास जो रॉकेट का द्रव्यमान है उसमें किसी ना किसी प्रकार की कमी आ रही है, या उसका द्रव्यमान परिवर्तित हो रहा है, किस दर से हो रहा है वो अलग बात है। तो जो रॉकेट होते हैं, रॉकेट के केस में बल के लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल होता है। ठीक है, हमारे पास यदि द्रव्यमान कांस्टेंट है उसी स्थिति में F बराबर ma लिखा जाता है। यदि समय के सापेक्ष द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है, द्रव्यमान में कमी या बढ़ोतरी हो रही है, तब हम प्रॉपर डेफिनेशन बल के लिए इस फॉर्मुलेशन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यदि बल की परिभाषा दी जाए तो बल एक्चुअली वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। जिस दर से वस्तु का संवेग परिवर्तित होगा, हम कहेंगे कि बल उतना ही ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा आपके पास रेट चेंज हो रही है वस्तु के मोमेंटम की, संवेग की, वस्तु का बल भी उतना ही ज़्यादा मान लिया जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड लॉ है। बात करते हैं हम गति के तृतीय नियम की। तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोला गया है, एक्शन रिएक्शन लॉ। और गति का तृतीय नियम हमारे पास देखिए क्या बोलता है, तो अगर गति के तृतीय नियम की बात की जाए तो तृतीय नियम ये बोलता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, या क्रियाबल और प्रतिक्रिया बल परिमाण में समान होते हैं, दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो हमारे पास गति का तृतीय नियम ये बोला कि जो क्रियाबल होगा वह परिमाण में प्रतिक्रिया बल के बराबर होगा और दिशा में इसके विपरीत होगा। बात क्लियर। अब देखिए इसके कॉन्क्लूज़न क्या क्या निकलते हैं, किस तरीके से इस नियम को और ज़्यादा ब्रॉडली अपन समझ सकते हैं। पहली बात आती है कि ये क्रिया और प्रतिक्रिया बल ये दोनों वास्तविक बल होते हैं। ठीक है, ये दोनों ही कैसे माने गए हैं, वास्तविक बल माने गए हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास होती है कि ये दोनों अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। इनका जो एप्लीकेशन होगा, इनके जो ये जो लगाए जाएंगे वो अलग अलग वस्तुओं पर लगाए जाएंगे। एक ही वस्तु पर कभी भी क्रिया और प्रतिक्रिया बल कार्य नहीं करेगा। अगर सोचिए एक ही वस्तु पर क्रिया और प्रतिक्रिया बल कार्य करता कि जैसे ये वस्तु है, ये क्रिया बल है, प्रतिक्रिया बल है, दोनों समान हैं, परिमाण में विपरीत है, तो इसमें तो मोशन ही नहीं होता। ठीक है, इसलिए क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर लगाए जाते हैं। एक वस्तु पर क्रिया होगी तो दूसरी वस्तु पर उसकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। और ज़्यादा एग्जाम्पल के थ्रू अभी हम इन चीज़ को समझेंगे। तीसरा चीज़ या तीसरा फैक्टर हमारे पास ये आता है
कि जो न्यूटन का तीसरा नियम है वो केवल बल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। न्यूटन का नियम केवल बल के बारे में बताता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल आपस में बराबर हैं। अब बल की जो हमने पहले फॉर्मेलिकल डेफिनेशन देखी थी उसके अकॉर्डिंग F = ma आया था। तो केवल हमारे पास क्रिया और प्रतिक्रिया बल की बात बताई गई कि ये दोनों परिमाण में बराबर और विपरीत होंगे। जरूरी नहीं है कि इन बलों के द्वारा जो त्वरण उत्पन्न करा गया है वो भी आपस में बराबर हों। तो हमारे पास केवल और केवल क्रिया और प्रतिक्रिया बल की बात की गई। जो त्वरण हैं वह त्वरण भिन्न भी हो सकते हैं, वो त्वरण अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है। तो हमने देखा गति का तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आप इसको बोल सकते हो। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये बोलता है कि प्रत्येक वस्तु पर या प्रत्येक बल के सापेक्ष समान मात्रा में क्रिया और प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। ठीक है। हम ये देखें कि आपके पास दोनों के दोनों बल वास्तविक माने जाते हैं, दोनों भिन्न भिन्न अलग अलग वस्तुओं पर बात करते हैं। और क्रिया प्रतिक्रिया बल केवल बलों के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है कि बल आपके पास समान और विपरीत होते हैं। उन बलों के द्वारा उत्पन्न जो त्वरण हैं वो भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है। अभी ये बात हमने लैंग्वेज फॉर्म में तो बोल दी, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम कैसे समझें? तो देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि ये एक ट्रक है, एक बस है, निश्चित वेग से निश्चित दिशा में गतिमान होगी। सपोज v1 से हमने गतिमान मान लिया। ये हमारे पास एक साइकिल है, ये साइकिल को कोई आदमी चला रहा है। ठीक है। और ये साइकिल इस तरह आ रही है। चलो दोनों के वेग हम समान मान लेते हैं कि एक ट्रक था, एक ट्रक v वेग से चल रहा होगा, सपोज 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। एक साइकिल है, साइकिल भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई ट्रक की ओर आ रही है। दोनों में अगर टक्कर होए तो हम डायरेक्टली प्रैक्टिकली ये देख सकते हैं कि टक्कर होने के पश्चात साइकिल को तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और हो सकता है ट्रक को काफ़ी कम नुकसान हो या नुकसान हो ही नहीं। तो यहाँ पर ये बोला गया कि जब न्यूटन बोलता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा बराबर होती हैं, ट्रक ने अगर साइकिल के ऊपर क्रिया बल लगाया तो साइकिल ने भी ट्रक के ऊपर क्रिया बल लगाया है, तो उस हिसाब से अगर दोनों बल बराबर हैं तो दोनों में नुकसान भी बराबर होना चाहिए था। लेकिन प्रैक्टिकली हम ये देख सकते हैं कि साइकिल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और जो ट्रक है उसको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। तो फिर इस चीज़ को किस तरह से एक्सप्लेन करा जाए, किस तरह से समझाया जाए? देखिए, इसको हम कई लोग बाग ये बोल देते हैं कि ट्रक का द्रव्यमान ज़्यादा था, साइकिल का द्रव्यमान कम था, इसलिए ट्रक ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। अब इस चीज़ को हम द्रव्यमान के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि द्रव्यमान तो कांस्टेंट है। सपोज ट्रक का द्रव्यमान कितना है, 1000 किलो है, साइकिल का द्रव्यमान 10 किलो है। ठीक है। तो ये तो एक कांस्टेंट नंबर है। आप कांस्टेंट नंबर पर किसी भी चीज़ को किस तरह से डिफाइन करोगे? भाई 1000 ही रहेगा, इस पर क्या डिफाइन होगा अपने पास? इसलिए इसको डिफाइन करा जाता है एक्सेलरेशन या फिर त्वरण के बेसिस पर। जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझना कि ट्रक ने साइकिल के ऊपर बल लगाया होगा और उस बल के द्वारा कुछ ना कुछ त्वरण उत्पन्न हुआ होगा। उसी प्रकार से साइकिल ने भी ट्रक के ऊपर बल लगाया होगा और इसके कारण ट्रक में कुछ ना कुछ त्वरण उत्पन्न हुआ होगा। तो यहाँ पर यह बोल दिया गया कि ट्रक ने साइकिल पर जितना बल लगाया उसके द्वारा जो त्वरण उत्पन्न हुआ उसका मान काफ़ी ज़्यादा था। वहीं पर साइकिल ने जो ट्रक के ऊपर बल लगाया है और ट्रक में जो त्वरण उत्पन्न हुआ है वो काफ़ी कम है, वो नेग्लिजिबल है एक तरीके से, इसलिए साइकिल को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो एक्सेलरेशन के बेसिस पर कर रहे हैं, त्वरण के बेसिस पर कर रहे हैं। हालांकि बल तो अभी भी बराबर है। हमने कहा कि सपोज ट्रक की बात करते हैं, ये ट्रक है, ट्रक का द्रव्यमान गुणा ट्रक में उत्पन्न हुआ त्वरण, और यह आपके पास साइकिल है, साइकिल का द्रव्यमान इंटू साइकिल में उत्पन्न हुआ त्वरण। न्यूटन का नियम ये बोलता है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर है। ये जो बल हैं ट्रक के ऊपर और साइकिल के ऊपर लगाया गया है, क्रिया और प्रतिक्रिया जिनको माना गया है, तो ये बल आपस में बराबर होंगे, दिशा में विपरीत होंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर होगा। ठीक है। इंडिविजुअली ट्रक में उत्पन्न त्वरण और साइकिल में उत्पन्न त्वरण भिन्न भिन्न हो सकते हैं और इसी कारण से प्रैक्टिकल केसेस में साइकिल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच जाता है कि भाई ट्रक का द्रव्यमान काफ़ी ज़्यादा है लेकिन ट्रक में जो त्वरण उत्पन्न हुआ है, अब ट्रक में त्वरण कौन उत्पन्न करेगा? साइकिल का द्वारा जो बल है वो उत्पन्न करेगा। तो साइकिल ने जो ट्रक के ऊपर बल लगाया गया होगा उसके द्वारा जो त्वरण उत्पन्न हुआ होगा उसका मान
ट्रक ने साइकिल के ऊपर जो बल लगाया है उसके द्वारा जो त्वरण उत्पन्न हुआ है उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर है। इसलिए न्यूटन का नियम केवल क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल के बारे में बताता है। ये दोनों बराबर होते हैं, दिशा में विपरीत होते हैं। बात की जाए त्वरण की तो दोनों वस्तुओं में उत्पन्न त्वरण भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। त्वरण समान तभी होंगे जब द्रव्यमान समान हो। ठीक है, कि अगर दो वस्तुओं के द्रव्यमान समान हो, दोनों आपस में टकरा जाएं, क्रिया प्रतिक्रिया की सिचुएशन वहाँ पर बन जाए, तो ही जाकर आपके पास दोनों में उत्पन्न त्वरण बराबर होंगे। जैसे हम देखते हैं कि ये दो समान द्रव्यमान की गेंदें हैं, समान वेग से चल रही हैं, आपस में टकरा जाएं तो ये स्थिर हो जाएंगी। ठीक है, जब हम कलीजन पढ़ेंगे, टक्कर पढ़ेंगे, वहाँ पर इसके मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखेंगे। तो एक सीधी सी बात है कि अगर आपके पास दोनों बॉलों का द्रव्यमान समान है, दोनों समान वेग से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो टकराने के बाद जुड़ जानी चाहिए, रुक जानी चाहिए। तो यहाँ पर न्यूटन का तीसरा नियम केवल बलों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। त्वरण कितना उत्पन्न हुआ होगा, समान भी हो सकता है, भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। समान का केवल एक ही केस है कि यदि द्रव्यमान समान हुए तभी त्वरण समान होगा, वरना अधिकतर केसेस में आपके त्वरण भिन्न भिन्न होंगे। बात क्लियर? तो ये हमारे पास गति का तृतीय नियम है। अब कई सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स गति के तृतीय नियम के देखे जा सकते हैं कि सपोज इंसान चलता है, भागता है, दौड़ता है, तो वो गति के तृतीय नियम के द्वारा ही पॉसिबल है कि इंसान ने पैरों से जितना बल धरती के ऊपर लगाया होगा, धरती ने उतना ही बल आगे लगा दिया, जिससे कि आपके पास मोशन होती हुई देखी गई। या फिर ये एग्जाम्पल है कि जब आदमी एक नाव से उतरता है तो नाव तो पीछे की ओर जाती है और आदमी आगे की ओर जाता है, कि नाव जितना वेग से पीछे की ओर गई, जितना बल से पीछे की ओर गई एक्चुअली, तो उतना ही बल से आदमी आगे की ओर चल जाएगा। तो कई सारे एग्जाम्पल्स आप मान सकते हो। और एक बात याद रखिए कि जो बल की अपन बात कर रहे हैं, जिन वास्तविक बलों की हमने बात करी है, वो वास्तविक बल हमेशा युग्म में ही उपस्थित होते हैं। युग्म में उपस्थित होने का मतलब है कि जहाँ क्रिया होगी वहाँ कंपलसरी है कि प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, प्रतिक्रिया बल और क्रिया बल ये दोनों प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस में होने चाहिए। दोनों की दोनों हमारे पास वास्तविक बल हैं, दोनों व्यवहारशील बल हैं। हमारे पास जितने भी व्यावहारिक बलों की बात की जाती है वो सारे की सारे व्यावहारिक बल हमेशा प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में पढ़े जाते हैं। तो बल जितने भी हम पढ़ते हैं जो कि हमारे पास एक तरीके से रियल फोर्सेस हैं, वे सारे के सारे बल एक तरीके से युग्म के रूप में ही उपस्थित होते हैं। हम अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग किसी एक बल को स्टडी कर लेते हैं, हालांकि बल जो होगा वो हमेशा युग्म के रूप में ही उपस्थित होगा। और देखिए, फिजिक्स पढ़ते टाइम एक बात याद रखिएगा कि जब हम किसी वस्तु पर बल की गणना करते हैं तो हमेशा उन बलों की गणना की जाती है जो वस्तु के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, वस्तु के ऊपर जितना बल लगाया गया आप उसको मेज़र कर सकते हो। वस्तु ने कितना बल लगाया होगा इसको मेज़र करने का कोई तरीका नहीं है। ये मैथमेटिकल डेरिवेशंस में, प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन में नहीं देखा जाता है। अगर हम किसी वस्तु पर बल की गणना कर रहे हैं तो जो बल वस्तु के ऊपर लगाया गया है हम केवल उसको ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि सपोज़ एक आदमी है, उस आदमी को किसी ने थप्पड़ मार दिया, आदमी को हाथों हाथ पता चल जाएगा इतना तेज लगा है। ठीक है, वहाँ पर गणितीय रूप से उसकी गणना भी की जा सकती है, उसका कितना न्यूटन का मान था, कितने वेग से अपन को चोट लगी। लेकिन अगर आदमी ने किसी को थप्पड़ मारा तो हमको थोड़ी पता लगेगा कि उसको कितनी तेज लगा है। ठीक है, तो वस्तु के ऊपर जो बल लगाए जाते हैं उनका कैलकुलेशन हमारे पास किया जाता है। तो ये गति के 3 नियम थे, 3 लॉस थे जिनको अपन ने थ्योरेटिकल वे में एक्सप्लेन करा है।